जुमे का दिन था। दफ्तर के तमाम लोग जा चुके थे, लेकिन शाहिद अभी तक अपनी जगह पर बैठा किसी गहरी फिक्र में डूबा हुआ था। वह बहुत देर से अपनी बीवी सादिया को फोन करने की सोच रहा था, मगर जितनी बार मोबाइल हाथ में उठाता उतनी बार रुक जाता कि आखिर क्या कहेगा सादिया से। वही जो कई बार पहले भी कह चुका है। पिछले काफी अरसा से सादिया से इसकी बात नहीं हुई थी, लेकिन आज उसने ठान लिया था कि आज वो अपनी बीवी से बात करके ही रहेगा। उसने फिर मोबाइल उठाया और सादिया को फोन मिला दिया। दूसरी तरफ से सादिया की हेलो सुनाई दी। सादिया ने शाहिद की आवाज सुनते ही पल भर को खामोशी अख्तियार की। फिर बेरुखी लहजे में बोली, हाँ बोलो। शाहिद ने नरम लहजे में कहा, सादिया एक बार फिर सोच लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतनी जल्दी ठीक नहीं है। आखिर तुम्हें मुझसे तो कोई शिकायत है ही नहीं। बाकी मसाइल भी हल हो जाएंगे। कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। तुम ऐसा मत करो सादिया, प्लीज वापस आ जाओ। बोलते बोलते शाहिद का लहजा नम हो गया। सादिया ने जवाब दिया, जब पिछले 2 सालों से तुम मसले को नहीं सुलझा पाए तो आगे क्या सुलझाओगे। मैं ऐसे घुटन और तनाव भरे माहौल में नहीं रह सकती। माफी चाहती हूँ। ऐसी घुटन भरी जिंदगी नहीं गुजार सकती। कहते कहते सादिया का गला भी भर आया और उसने फोन रख दिया। शाहिद खामोश आंखों से फोन को देखता रहा। शाहिद की शादी को 2 साल हो चुके थे और पिछले 1 साल से सादिया मेके में ही रहती थी। जब सादिया से उसके रिश्ते की बात चली थी तो सादिया शाहिद को एक खूबसूरत, समझदार और खामोश मिजाज लड़की लगी थी। काबल तो वो थी ही, और इसी तरह एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी कर रही थी। जब रिश्ते की बात आई तो शाहिद ने सादिया से साफ कह दिया कि आजकल की आज़ाद ख्याल लड़कियां ससुराल में रहना पसंद नहीं करती, लेकिन मैं अपने वालिदैन का इकलौता बेटा हूँ। बहन की शादी भी बहुत पहले हो चुकी है, इसलिए मैं कभी अपने वालिदैन से अलग नहीं हो सकता। तो क्या तुम वालिदैन के साथ रह सकोगी? सादिया ने कहा, भला मुझे क्या मसला हो सकता है वालिदैन के साथ रहने में। उनके साथ रहने से तो हमें सहारा ही मिलेगा। मुझे नहीं पता, तुम पहले देख लो। बूढ़े बुजुर्गों के साथ थोड़े बहुत समझौते भी करने पड़ते हैं। शाहिद ने कहा तो सादिया बोली कि इसकी कोई फिक्र नहीं, वो तो अकेले रहने पर भी करने पड़ते हैं। सादिया के मुंह से ये सुनकर शाहिद बहुत खुश हो गया था, लेकिन वो ये नहीं बोल पाया था कि उसकी वालिदा पढ़ी लिखी होने के बावजूद बहुत पुराने ख्यालात की मालिक है। मगर उस वक्त उसने इतनी छोटी बातों को बताना मुनासिब नहीं समझा। उन दोनों की शादी हो गई। सादिया साफ सुथरे ख्यालात और पाकीज़ा जज्बात लेकर आई थी। उसकी ज़िंदगी में शुरू शुरू के कुछ महीने ठीक रहे, लेकिन वालिदा का मूड कई बार कई बातों पर बिगड़ता देखा। मगर सोचता कि शायद धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। सादिया उससे कितना प्यार करती थी और वो सादिया से। लेकिन घर के कशीदा माहौल और रिश्तों की तनाव भरी खींचतान के दरमियान उनके प्यार का चश्मा कम होते होते कब खुश्क होने लगा था, उसे एहसास तक नहीं हो पाया। सादिया बड़ी कंपनी में बड़े ओहदे पर काम करती थी, लेकिन वालिदा ये सब भूल जाती और उससे आम घरेलू बहुओं वाली तवक्कुआत करने लगती। बावर्ची खाने में सादिया अपने वक़्त के मुताबिक पूरा कोशिश करती सास की मदद करने की, लेकिन सास को पड़ोसियों की बहू दिखती कि कैसे वो सुबह की चाय से लेकर रात का खाना भी हाथों से मुहैया कराती हैं। घर में होने वाले रोज़ों और त्योहारों में हिस्सा लेती हैं। रमज़ान के पूरे रोज़े रखती हैं। सुबह उठती हैं, शदीद गर्मी में बावर्ची खाने में तरह तरह के पकवान बनाती हैं। और एक हमारी बहू है, सुबह निकल जाती है काम से पीछा छुड़ाकर और शाम को घर में घुसती है। ये सुनकर शाहिद ने अपनी वालिदा को समझाने की कोशिश की कि अम्मा, आप छोटी छोटी बातों पर तवज्जो देना छोड़ दें। हम एक फुल टाइम नौकर रख लेते हैं। अब आपसे भी काम नहीं होता और सादिया भी दफ्तर से आकर थक जाती है। हम पैसा किस लिए कमाते हैं? आराम और सहूलत के लिए ही ना। जब सुकून और सहूलत ही नहीं रही तो फिर पैसा किस काम का। इसलिए एक काम वाली रख लेते हैं। तो वालिदा ने बात को कहीं और ही मोड़ दिया। हाँ हाँ, अब बीवी आ गई तो दिख रहा है तुम्हें कि माँ से काम नहीं होता। कमाता तो पहले भी था, तब तो कभी नहीं दिखी माँ की परेशानी तुझे। अब जब बीवी को करना पड़ता है तो काम दिखता है। ठीक कहते हैं लोग कि शादी के बाद बेटे बदल जाते हैं। आज तक तो सुना ही था, अब देख भी लिया। वालिदा को बड़बड़ाते देख शाहिद को समझ नहीं आ रहा था कि वो वालिदा को चुप कराए या अंदर जाकर वालिदा की बातें सुन रही सादिया को तसल्ली दे। छुट्टी के दिन सादिया का जरा देर से उठना भी वालिदा को नागवारा गुजरता। वालिदा को बहू की खुशी से ज्यादा अपनी पड़ोस की खुशी ज्यादा प्यारी थी। वालिदा को शिकायत रहती कि आसपास की सब बहुएं रोजे रखती हैं और हमारी बहू है शब रात का रोजा भी नहीं रखती। एक दिन भी क़यामत की लंबी उम्र के लिए दुआ नहीं कर सकती। तो शाहिद बोला, अम्मा,
मैं दफ्तर से थका हारा आता हूँ और आप आते ही क्यों ऐसी बातें करना शुरू हो जाती हैं। आपको पता भी है दफ्तरों में अफसरों की कितनी डांट सुननी पड़ती है। बीवी का खामन से रोज झगड़ा, खामन बीवी में गालन गलौज और शब बारात के दिन जबरदस्ती लाजमी रोजा रखवाना और बीवी को गुलाम बनाकर रखना, मुझे तो नहीं है ये सब पसंद। हाँ हाँ, मैं जो इतने सालों से रोजे रख रही हूँ तो मैं भी दिखावा कर रही हूँ। वालिदा का मजाज बिगड़ गया तो शाहिद ने उन्हें समझाते हुए कहा कि आप रखती हैं तो ठीक है अम्मा, ये आपकी अकीदत, आपकी सोच है, लेकिन आप इसके लिए अपनी अकीदत, अपनी सोच दूसरों पर तो नहीं थोप सकती ना। वालिदा के बेबुनियाद दलाइल ख्यालात पर सादिया का साथ देते देते शाहिद के अपने वालिदैन से ताल्लुकात ख़राब होते जा रहे थे। आज उसे समझ में आ रहा था कि उसके वालिद शफीकुर रहमान उसकी वालिदा शाहिदा की बातों पर खामोशी क्यों साथ ले लेते थे, क्योंकि शाहिदा अपनी बातों के ऊपर किसी की बात को नहीं आने देती थी। छुट्टी के दिन अगर उनका कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम बनता तो शाहिदा तंज करना कभी ना भूलती कि रोज़ तो नौकरी के बहाने घर से गायब रहती है और छुट्टी वाले दिन फिल्म और शॉपिंग से फुर्सत नहीं मिलती मलका को। तो सादिया का मजाज उखड़ जाता और वो कहीं नहीं जाती। शाहिद ने कई बार अपनी वालिदा को समझाने की कोशिश की कि अम्मा, तुम दूसरों से सादिया का मुआवजना करना छोड़ दो। सादिया की कारकर्दगी को उसकी काबिलियत के मुताबिक परखोगी तब देखना तुम्हें कोई शिकायत नहीं रहेगी। सोच कर देखो कि अगर तुम मुझसे ये सब काम करने के लिए कहोगी तो क्या मेरे पास वक्त है ये सब करने के लिए जो तुम सादिया से तवक्को करती हो। वो भी तो मेरे साथ ही दफ्तर जाती है और साथ ही वापस लौटती है, तो फिर ये सब कैसे कर सकती है। तुम उसका मजाज क्यों नहीं देखती अम्मा। इतना कुछ सुना देती हो तुम उसे मगर वो कभी पलट कर जवाब नहीं देती। छोटी छोटी बातों पर तवज्जो देना छोड़ दो अम्मा। खुश रहो, मस्त रहो, जिंदगी को खुशी से जीना सीखो। सबके जीवन की तरजीहात अलग होती हैं। तुम जिन बहुओं की बात करती हो उनके जीवन की तरजीह वही है उनकी। तुम सादिया के साथ बराबरी मत करो। शाहिद का वाइज सुनकर शाहिदा और भड़क गई। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगा है, बहुत वाइज देना सीख गया है। मैं क्या जानती नहीं हूँ किसके कहने पर कह रहा है तू ये सब। जब तक शादी नहीं हुई थी तो तब तक तो जो मैं कहती थी सब ठीक लगता था तुझे। वालिदा का गुस्सा शुरू होता तो सादिया के आंसुओं पर जाकर ही खत्म होता। इन्हीं सब बातों से घर का माहौल धीरे धीरे बोझल होता चला गया। तनाव भरे रिश्तों से होती कशीदगी बढ़ी। रोजमर्रा उनके खुद के रिश्तों पर हावी होने लगी। दोनों के दरमियान प्यार की बातें कम, दूसरे मौजूआत पर गुफ्तगू ज्यादा होती। अब अक्सर खामोश रहने वाली सादिया अब शाहिद से कभी कभी एहतजाज करने लगी थी और एक दिन उसकी बर्दाश्त जवाब दे गई। हार कर उसने शाहिद से कह ही दिया कि यह रोज रोज की खिच खिच मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। शाहिद, दफ्तर से थक कर आओ और घर में आकर ये सब सुनो। बावर्ची खाने में अम्मा की मदद करने जाती हूँ तो उनके रवैये से भी डर लगता है। मैं भी कब तक खामोश रहूं। एक ही काम तो नहीं है मेरा। एक छुट्टी के दिन भी ना जिस्म को आराम ना दिलो दिमाग को। या तो तुम अम्मा को समझाओ या फिर अलग रहने का इंतजाम करो। सादिया ने कहा तो शाहिद बोला कि समझाता तो हूँ अम्मा को सादिया, क्या करूँ, अम्मा है वो बुरी तो नहीं हो सकती हमारे लिए, बस थोड़ा पुराने ख्यालात की है। तुम उनकी बातों पर तवज्जो मत दिया करो। कितने दिन तवज्जो ना दूं शाहिद। आखिर बातें जब कानों में पड़ती हैं तो दिल में भी उतर आती हैं और दिमाग में भी बस जाती हैं। कितनी बार नज़रअंदाज करूं, थका मानी दिमाग अब भुना जाता है मेरा। इस घुटन भरे माहौल में कितने दिन रह पाऊंगी। ऐसे अम्मा के रोज रोज के ताने सुनकर एक दो दिन की बात हो तो अलग है, लेकिन अम्मा तो रोज ही शुरू हो जाती है। माना कि अम्मा है, दिल की पूरी नहीं होगी, क्या पता हमें प्यार भी करती होगी, लेकिन जुबान भी तो कोई चीज़ होती है शायद। जबान पर काबू रखना भी तो ज़रूरी है और ये उनका मजाज है। इंसान अपनी आदतें बदल सकता है लेकिन अपना मिजाज नहीं। इसलिए उनके साथ मेरा गुजर नहीं हो पाएगा। मैं नहीं रह पाऊंगी उनके साथ। सादिया ने फैसला करते हुए कहा कि तुम क्या कर रही हो सादिया। मैंने तुम्हें पहले ही इस बारे में साफ बता दिया था कि मैं अपने वालिदैन का इकलौता बेटा हूँ और मैं कभी उनसे अलग नहीं हो सकता। हाँ शायद तुमने कहा था लेकिन तब तुमने ये नहीं बताया था कि उनका बोलना इतना बुरा है। दूसरी बातों के साथ, आदतों के साथ, रोजमर्रा के साथ हम आहंगी पैदा की जा सकती है, लेकिन बुरा बोलने वाले के साथ हम आहंगी पैदा करना बहुत मुश्किल है शाहिद। प्यार के दो मीठे बोल, तारीफ के दो लफ्ज नहीं हैं उनके पास। हर वक्त कोई बुराई कैसे सुनता है। तुम ही बताओ, ऐसा क्या बुरा करती हूँ मैं उनके साथ। कहते कहते सादिया का लहजा भर गया। शाहिद जहनी उलझन का शिकार होता जा रहा था। वालिदा किसी भी तरह से अपने मजाल से बाज नहीं आती थी और सादिया कभी कभार उस पर अपना गुस्सा निकाल देती। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे और क्या न करे।
इस मसले का कोई हल उसे नहीं दिखाई दिया तो सोचने लगा कि अलग घर भी लेता हूँ तो लोग, रिश्तेदार और मुआशरा यही कहेगा कि शाहिद भी उन्हीं बेटों में से एक निकला जो शादी के बाद बीवी की बातों में आकर माँ बाप को छोड़कर अलग हो गया। उन्हें तो थोड़ी पता है कि उसकी वालिदा उसके जीवन का सबसे प्यारा और अहम रिश्ता कैसे अपने मजाज, अपनी तलक गोई से उसकी जिंदगी को तहो बाला करने पर तुली हुई है। बीवी बुरी हो तो इंसान तलाक दे दे, लेकिन मांग का क्या करे। सोच सोच कर ही शाहिद भुना गया। अपनी जिंदगी की उलझनों ने उसे समझा दिया था कि रिश्तों को बरकरार रखने के लिए सिर्फ एक ही कोशिश काफी नहीं होती, रिश्ता चारों तरफ से निभाया जाता है। दिन ऐसे ही गुजरते रहे। धीरे धीरे उसके और सादिया के दरमियान भी झगड़ा शुरू होने लगा, और इसी तरह एक दिन झगड़ा बढ़ा और सादिया घर छोड़कर मेके चली गई। शाहिद जब दफ्तर से घर आया तो उसे पता चला कि सादिया मेके चली गई है, तो उसने फौरन सादिया को फोन किया। तो सादिया ने साफ साफ ऐलान कर दिया कि अगर आपको मेरे साथ ज़िंदगी गुजारनी है तो अलग रहने का इंतज़ाम करें, मैं आपके वालिदैन के साथ नहीं रह सकती। उसने सादिया को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन सादिया ज़रा ना हिली। वो तो बस अलग रहने की शर्त पर ही आने को तैयार थी। तब से 1 साल गुजरने को आया था और अब तो सादिया कहने लगी थी कि उसके लिए अगर ये सब इतना मुश्किल है तो वो चाहे तो अपना रास्ता बदल सकता है। ये सुनकर तो शाहिद सुन ही रह गया था। इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकता है सादिया, और वो भी इतनी छोटी छोटी बातों पर। गुस्से के मारे कुछ दिन तक उसने सादिया को फ़ोन ही नहीं किया। आज उसने बहुत दिनों बाद जब उसका दिमाग कुछ सुकून मिला तो सादिया को फिर से समझाने के लिए फ़ोन किया था, लेकिन सादिया का जवाब वैसा ही था। छोटी छोटी बातों ने उसकी ज़िंदगी में इतनी बड़ी उलझन पैदा कर दी थी कि उसे मसले का कोई हल ही नहीं सोच रहा था। कैसे अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी बचाए, इसी फिक्र में डूबा हुआ शाहिद दफ्तर से बाहर निकला, लेकिन घर जाने का जी नहीं चाहा। कुछ सोचकर अपने दोस्त रईस के घर चला गया। रईस उसकी उलझन को अच्छी तरह समझता था। उसने चाय का कप मेज पर रखते हुए कहा, अच्छा, मतलब कि सादिया अलग रहने के सिवा किसी भी सूरत में वापस आने को तैयार नहीं है। तो शाहिद बोला, आएगी भी कैसे रईस, मेरी वालदा का रवैया वही है, वो कुछ भी समझने को तैयार नहीं है। मसला वही है, कुछ भी तो नहीं बदला, फिर से सब कुछ वही होगा। वालिदा के ताने, वालिदा का मजाज, अपनी जुबान पर जरा भी काबू नहीं रख पाती वह। जिस मसले से छुटकारा पाकर गई है सादिया, वो मसला तो उसे अब भी तैयार मिलेगा। मैंने वालदा को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरी वालदा समझने को तैयार नहीं है। उन्हें तो बस पड़ोसियों की बहू अच्छी लगती है। शाहिद ने मायूस होकर कहा। तो रईस बोला कि एक बात कहूँ शाहिद, तो फिलहाल सादिया की बात मान क्यों नहीं लेता? ज्यादा दूर मत जा, बस जहां तक सादिया को वालिदा के ताने सुनाई न थे, इतनी दूरी पर किराए का घर देख ले। फिलहाल अपना घर तो बचा, फिर तुम और सादिया साथ रहोगे तो एक दूसरे के प्यार और कशिश में बंध कर मसले का हल भी निकाल लोगे। यूं दूर रहकर तो मसला और भी संगीन हो जाएगा और तुम दोनों के रिश्ते भी मनफी हो जाएंगे। लेकिन लोग क्या कहेंगे रईस, वालिदैन दुखी होंगे अलग। रईस उलझन में बोला, तू भी वही बात करने लगा है शायद। तुझे सबकी फिक्र है या अपना घर बचाने की? पहले एक सीढ़ी तो चढ़, अगली सीढ़ी की बाद में सोचना। तो अपने वालिदैन को कोई छोड़ तो नहीं रहा है, बस उनसे थोड़ी दूरी पर रहेगा, उनकी एक पुकार पर उनके पास पहुंच जाएगा। ये बात शाहिद को कुछ ठीक लगी। वो खुश होकर वहां से चला गया। अगले दिन शाहिद सादिया से मिलने उसके दफ्तर गया और उसे कहने लगा कि हम अपने घर से थोड़ी दूरी पर एक घर किराए पर लेकर रह लेंगे। सादिया को भला इस बात पर क्या इतराज हो सकता था, उसने भी हाँ कर दी। तो शाहिद ने थोड़ी दूरी पर एक किराए का घर देखा और एडवांस दे दिया। अब बात वालिदैन को बताने की थी। जैसे उम्मीद थी वैसा ही हुआ। अलग रहने की बात सुनते ही वालिदा ने तो तूफान बर्पा कर दिया। मैं क्या समझ नहीं रही थी, उसके शुरू से ही खुदोखाल ऐसे दिख रहे थे। बुजुर्गों की बातें समझने और मानने की बजाय बुरा मानकर मेके जा बैठी। वो तो मैं समझ रही थी कि बेटे को माँ बाप से अलग करके ही दम लेगी, पागल कहेंगी। और तू भी ना हंजार निकला, जो बीवी की बातों में आकर माँ बाप को छोड़ने पर राजी हो गया। तुझे शर्म नहीं आई ये सब कहने में? क्या इस दिन के लिए तुझे इतना बड़ा किया था कि बीवी के आते ही माँ बाप से अलग हो जाएगा? वालिदा के मुंह में जो आ रहा था वो बोलती जा रही थी। शायद जानता था कि उसके वालिदैन का दिल उसके इस फैसले से बहुत दुखी होगा, लेकिन उसके पीछे उन्हें अपनी गलतियां नजर नहीं आएंगी। किसी तरह दिल को मजबूत कर वो अपने इरादे पर कायम रहा और सादिया को लेकर अलग गिरी हिस्ती बसा ली। मजमूई तौर पर उनकी गिरी हिस्ती चलती रही। शाहिद की रोज की आदत थी कि वो रोज दफ्तर से आकर
پہلے والدین کے پاس جاتا، وہاں چائے پیتا، پھر اپنے گھر چلا جاتا۔ شروع شروع میں تو سعدیہ کچھ ناراضگی اور کچھ ڈر کی وجہ سے نہیں گئی تھی، لیکن پھر دھیرے دھیرے شاہد کے ساتھ اس نے بھی جانا شروع کر دیا۔ چھٹی کے دن یا اتوار کو بھی ساس سسر کے پاس چلی جاتی۔ سسر تو بہت خوش ہوئے، لیکن ساس کا مزاج سعدیہ کو دیکھ کر اکھڑ ہی جاتا۔ ابھی انہیں گھر سے الگ ہوئے 2 مہینے بھی نہیں ہوئے تھے کہ ایک دن وہ صبح دفتر جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے کہ اسی وقت شاہد کا موبائل بج اٹھا۔ دیکھا تو ابا کا فون تھا۔ شاہد نے جلدی سے فون اٹھایا تو وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا کہ شاہد، تمہاری ماں گر گئی ہے، تم لوگ جلدی سے گھر آؤ۔ ہم ابھی آتے ہیں ابا، کہہ کر شاہد نے فون رکھ دیا اور سعدیہ کو بتایا تو دونوں گھبراتے ہوئے والدہ کے گھر کی طرف دوڑے اور گھر آ کر والدہ کو لے کر ہسپتال چلے گئے۔ ان کا ایکس رے کرایا تو پتہ چلا پاؤں کے بل گرنے کی وجہ سے پاؤں میں فریکچر ہو گیا ہے، پلاسٹک چڑھ گیا۔ ڈاکٹر نے شروع میں تو مکمل آرام کی ہدایت دی، یہاں تک کہ باتھ روم تک بھی ویل چیئر سے ہی لے جانا تھا۔ سب کچھ کر کے جب والدہ کو لے کر شاہد اور سعدیہ گھر آئے تو کافی دیر ہو گئی تھی۔ سعدیہ نے ہی سب کے لیے تھکن کے باوجود جیسے تیسے کھانا بنایا۔ اسی رات دونوں وہیں رک گئے۔ رات کو دونوں سوچ میں پڑ گئے کہ اب کیا کیا جائے۔ اسی وقت شاہد نے کہا کہ ابا کی بس کی نہیں ہے والدہ کی دیکھ بھال کرنا، اور میں تو ایک دم سے چھٹی بھی نہیں لے سکتا۔ کل سے ریویو ہے، لاہور سے بوس لوگ آ رہے ہیں، اگلے کچھ دنوں میں بہت مصروف رہوں گا۔ اتنے دن سے تیاری کر رہا ہوں، اگر ابھی چھٹی لوں گا تو میری پوری محنت پر پانی پھر جائے گا۔ شاہد کو سوچ اور الجھن میں بڑے دیکھ سعدیہ بولی، ایسا کرتے ہیں شاہد، میری کافی چھٹیاں باقی ہیں، کل سے میں فی الحال کچھ دن کی چھٹی لے لیتی ہوں، تب تک تمہارے ریویو ختم ہو جائیں گے، پھر تم چھٹی لے لینا۔ اس کے بعد بہن سے پوچھ لو، اگر ہفتے بھر کے لیے آ سکتی ہے تو پھر میں دوبارہ کوشش کروں گی چھٹی لینے کی۔ یہ سن کر شاہد حیرانی سے سعدیہ کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر والدہ کی پریشانی سے ابری ہوئی فکر کے آثار صاف نظر آ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر شاہد سوچنے لگا کہ والدہ نے کیا کچھ نہیں کیا سعدیہ کو، لیکن پھر بھی وہ آج اس کی والدہ کے لیے تیار کھڑی ہے۔ پتہ نہیں والدہ سعدیہ کو کیوں نہیں سمجھ پاتی۔ کیا ہوا شاہد، کیا سوچنے لگے؟ ہاں ٹھیک ہے سعدیہ، تمہیں چھٹی لینے میں دشواری تو نہیں ہوگی؟ نہیں، کوئی دشواری نہیں ہوگی، مل جائے گی۔ جب ضرورت کے وقت نہیں ملے گی تو پھر کس کام کی یہ چھٹیاں؟ یہ سن کر شاہد رات میں بے فکر ہو کر سو پایا۔ سعدیہ نے چھٹیاں لے کر پورے تن من سے ساس کی دیکھ بھال کی۔ سعدیہ کے نچھاور کرتے جذبات سے والدہ کا دل بار بار بسیجتا، لیکن وہ ان خیالات کی زیادہ تھیں جن میں وہ بہو کا پیار کم اور اس کا فرض زیادہ سمجھتی تھی۔ 20 دن بعد سعدیہ دفتر چلی گئی اور شاہد نے چھٹی لے لی۔ ایک ہفتے کے لیے بہن کو بلا لیا۔ بہن گئی تو سعدیہ نے پھر سے چھٹی لے لی۔ سعدیہ نے پوری ناراضگی بھلا کر ساس کی خوب خدمت کی۔ دھیرے دھیرے والدہ مکمل طور پر ٹھیک ہو گئی۔ شاہد دیکھ رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں والدہ کے دل کو بھی سعدیہ کی خدمت نے جکڑ لیا تھا۔ سعدیہ کی ضرورت پر کبھی توجہ نہ دینے والی والدہ اب اسے کبھی کبھار پوچھ لیتی کہ اس نے کھانا کھا لیا یا نہیں، یا پھر تھوڑی دیر آرام کر لے۔ سعدیہ تھک گئی ہوگی۔ والدہ کے منہ سے سعدیہ کے لیے ایسی باتیں سن کر شاہد کو بہت خوشی ہو رہی تھی۔ کل سے سعدیہ کی چھٹیاں بھی ختم ہونے والی تھیں اور والدہ بھی اب مکمل طور پر ٹھیک تھیں۔ رات کا کھانا کھلا کر وہ لوگ اپنے گھر جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ سعدیہ کمرے میں جا کر والدہ سے مل کر باہر آ گئی۔ شاہد بھی والدہ سے ملنے کے لیے کمرے میں گیا اور بولا کہ اچھا اماں، چلتے ہیں، اب آپ بالکل ٹھیک ہیں، اپنا خیال رکھنا، ہم آتے جاتے رہیں گے۔ سعدیہ کی بھی کافی چھٹیاں ہو گئی ہیں، کل سے وہ بھی دفتر جائے گی۔ ہاں بیٹا، بہت خدمت کی سعدیہ بہو نے میری۔ والدہ کا لہجہ کچھ پشیمانی سے بھرا تھا۔ سعدیہ کو سمجھنے میں یہ شاید غلطی کر دی میں نے۔ کوئی بات نہیں اماں، والدین کی خدمت کرنا تو ہمارا فرض ہے، آپ کو جب بھی ضرورت ہوگی ہم آپ کے پاس ہوں گے، شاہد نے نرم لہجے میں کہا۔ والدہ کی آنکھوں میں بھی نمی تیار کی۔ شاہد بیٹا، اب واپس آ جاؤ، کیوں الگ جا رہے ہو؟ جہاں 2 برتن ہوں گے تو تھوڑا بہت تو بچیں گے ہی، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں تم لوگوں کو پیار نہیں کرتی۔ بزرگوں کی باتوں کا اتنا بھی کیا برا ماننا؟ کہتے کہتے والدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو شاہد والدہ کو گلے لگاتے ہوئے بولا، اوہو اماں، آپ اتنی جذباتی کیوں ہو رہی ہیں؟ آپ کے ہی تو بچے ہیں ہم، ذرا سے دور جانے سے دور تھوڑی نہ ہو جائیں گے آپ سے۔ وہ دھیرے دھیرے والدہ کی پیٹھ سہلاتے ہوئے بولا کہ اماں، ایک گھر میں ایک چھت کے نیچے ہی رہ رہے تھے، آپ کے پاس ہی تھے، لیکن آپ کے دل سے دور تھے۔ جب تھوڑا دور چلے گئے تو اب آپ کے دل کے پاس ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری بات سمجھ رہی ہوں گی۔ ساتھ رہ کر تھوڑے دن بعد پھر سے وہی سب ہو جائے گا، وہی گھٹن بھرا ماحول، وہی رشتوں کی کھینچ تان۔
नौकरी के साथ ये सब झेलना सादिया के लिए बहुत मुश्किल है अम्मा। अब मैं सादिया पर अपनी कोई सोच थोपना नहीं चाहता। अपने और सादिया के रिश्ते को थोड़ा और वक्त दूं। तब तक आप भी अपने ख्यालात को और बदल लो। जब तक सादिया खुद मुझे घर लौटने के लिए नहीं कहेगी, तब तक मैं ये कदम नहीं उठाऊंगा अम्मा। और तब तक आप भी इंतज़ार करो। मैं जानता हूँ सादिया को, जिस दिन से अपने और आपके रिश्ते पर एतमाद हो जाएगा, उस दिन देखना वो खुद ही वापस आ जाएगी। मेरे लिए तो दोनों रिश्ते ही अजीज़ हैं अम्मा। मैं तो चाहता हूँ कि आप और सादिया के दरमियान प्यार भरा रिश्ता बना रहे। तभी तो साथ रहने का मज़ा है अम्मा। कहकर शाहिद उठकर खड़ा हुआ। बाहर आया तो अब्बा खड़े थे। उन्होंने शाहिद की पीठ थपथपाते हुए कहा, वाह बेटा, जो बात आज तक मैं नहीं कह पाया वो आज तुमने कह डाली। लेकिन बेटा, इतनी जल्दी वापस आने के लिए कदम मत उठाना, क्योंकि तुम तो जानते ही हो अपनी वालिदा को। वो अभी अभी मुश्किल दौर से निकली है, इसलिए इतनी बदली हुई है। बरसों की आदत और ख्यालात 4 दिन में नहीं बदलते बेटा। जब फिर से साथ रहना शुरू करोगे तो फिर से उन्हें अपनी जुबान और ख्यालात पर काबू रखना मुश्किल होगा। अभी और वक्त देना होगा उन्हें सादिया को समझने का, और इन फजूल बातों से ज़्यादा अपने बच्चों की ज़रूरत महसूस करने का। तब तक देखना, सादिया भी तुम्हारी वालिदा के करीब आ जाएगी। मैं तो पहले से ही आप सबके करीब थी। पीछे से आती हुई सादिया ने कहा तो शाहिद और उसके वालिद दोनों चौंक गए। उसी वक्त सादिया पास आकर बोली कि हम कल ही वापस आएंगे शाहिद। वालिदा अभी अभी ठीक हुई है और उन्हें अकेला छोड़ना ठीक नहीं रहेगा। ये तुम क्या बोल रही हो सादिया? वालिदा के मजाज से तुम वाकिफ नहीं हो क्या? शाहिद ने हैरत से कहा तो सादिया बोली, मुझे पूरा यकीन है शाहिद कि वालिदा अब पूरी तरह से बदल चुकी है। अब उन्हें पड़ोसियों की बहू नहीं, अपनी बहू अच्छी लगती है। पहले सोच लो सादिया, फिर रोज़ रोज़ इधर उधर घर बदलेंगे तो लोग क्या कहेंगे? लोगों को हम मौका ही नहीं देंगे शाहिद। इस बार मैंने वालिदा के दिल में अपने लिए वो प्यार देखा है जो पहले कभी नहीं देखा था। अब वो पहले जैसी नहीं रही हैं। सादिया ने कहा तो शाहिद भी मान गया और अगले दिन अपना सामान लेकर वापस अपने वालिदैन के पास आ गया। बेटे और बहू को वापस आता देखकर वालिदा खुशी से फूल न समा रही थी। आज उन्होंने पड़ोसियों की बहू को नज़रअंदाज करके अपनी बहू को अहमियत दी थी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।